जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करने से नेता कतरा रहे हैं। ये एक एपिसोड हम लगातार चला रहे हैं। नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों डरे हुए, सहमे हुए हैं, ये सोचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू के मुद्दे जिन पर नेताओं को चर्चा करनी थी, वो नेताओं की खामोशी यह बयां कर रही है कि जम्मू के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो नेता मेरे साथ हैं, जितेंद्र सिंह लक्की और राकेश राका। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश क्यों है? जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाना जाता था, बेबाक तरीके से फारूक बात किया करते थे, फारूक अब्दुल्ला, वो भी खामोश है और उनके नेता भी खामोश दिख रहे हैं। लकी जी, पहली बात तो ये है, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप करके बैठी है। अभी थोड़े दिन पहले घोड़ा में एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे हमारे उमर साहब आए और उन्होंने बेबाक होके इस जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस पर खुलेआम उन्होंने बोला कि अब ये कतरा रहे हैं इलेक्शन करवाने में भी। अगर इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम किया होता तो ये लोगों को बताते। इन्होंने कोई काम नहीं किया और खुल के उन्होंने सारी इनकी स्कीमें जितनी भी थी वो सारी की सारी विफल रही और उस पर चर्चा की। आज बिजली, पानी, माइनिंग और स्टेटहुड के मुद्दे पे, 370 के मुद्दे पे खूब उन्होंने इनको खरी खरी सुनाई। आपको किसने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर जो है वो नहीं बोलता? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी एक छोटा भी सिपाही जो वर्कर है हमारा, वो भी आज खुल के बोल रहा है। आपने कितनी सारी मेरे साथ भी बातें की होगी, कितने इंटरव्यू किए हैं, हमने उसमें खुल के बोला है। मेरा सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब को लेकर के है। फारूक अब्दुल्ला साहब खामोशी साधे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी वो चैनल पे आते हैं या सामने कहीं रैलीज में आते हैं, वो खुल के बोलते हैं। खुल के वो जो इस सरकार की नाकामी है उस पर खुल पे वो निशाना साधते हैं। आप कितनी सारी जो अभी रिसेंटली इलेक्शन पार्लियामेंट की हुई है उसमें कितनी सारी रैलीज हुई हैं, उनमें खुल के बोला है उन्होंने। ये कहीं नहीं है ऐसा। मैं अगला सवाल राका जी से ले लेता हूँ। राका साहब, मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से लोग देखते थे, वोट जो है प्रतिशत कम हुआ है इस बार जो इलेक्शन हुई है उसमें। किसका? नेशनल कॉन्फ्रेंस का? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वोट बढ़ा है। कितना वोट बढ़ा? काफी लोग बड़ा। आप देखो ना, पुंछ रजौरी में जो हमने वोट लिए हैं, जम्मू में तो हमारा पोल्यूशन था, तो वो तो कांग्रेस के था, वहां भी हमने जीत के। आपने देखो, आप आरएसपुरा की ले लो, स्टेजगढ़ की देख लो, बिश्नाह की देख लो, रामगढ़ की देख लो, और कई ऐसे जम्मू सूबे में है जहां हमने लीड की है। और आप पुंछ रजौरी में देखो, मैं फारूक साहब के साथ रहा। अब जो टूर एमपी इलेक्शन में फारूक साहब ने वहाँ पुंछ रजौरी में किया, मियां अल्ताफ जी ने किया, और हमारे प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी और मैं उनके साथ था। और दुनिया बाहर आई हुई थी और वोट वहां से हमने जितनी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं पुंछ रजौरी में सब में लीड किया। आप हमने यहाँ चुनाव वैली ले लो, वहाँ हमने काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने। अगर वोट प्रतिशत बढ़ता या लोग पसंद करते तो उमर इलेक्शन में नहीं हारते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, वो उमर साहब का हारना एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक ये था कि लोगों ने वही पहले वाला सिस्टम शुरू कर दिया। वहां लोगों की एक हमदर्दी चले गई। उन्होंने, उनके बेटे ने उन्होंने बोला कि भाई मेरे बाप को बाहर निकालना है तो आप हमें वोट दो। लोग उसी में बह के चले गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन खड़ा है, इसलिए वहां उनको हमें हार का। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को सही से नहीं बता पाई कि इलेक्शन में वोट कैसे करना है? नहीं, इलेक्शन कैसी बात करते हो जनाब? नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही बताया, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम वहां चला, आप भी जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं। वहां ऐसा सिस्टम चल पड़ा कि लोगों ने कहा नहीं जी हमने इसको बाहर निकालना है, इसलिए वोट पड़ा। उन लोगों को ये समझ नहीं आई कि भाई इससे बाहर नहीं आता कोई जीतने से। तो इसलिए ऐसे जो आप बोल रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी ने पूरा मेहनत की, काम किया, कई बार हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लकी साहब, स्टेटहुड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जो 5 अगस्त 2019 में इन लोगों के साथ जो धोखेबाजी की, इनको बताया गया कि जो 370 जो आपका डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा रोड़ा है, इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ डेवलपमेंट के नए रास्ते खुल जाएंगे। पर हुआ इसके विपरीत। आज पहले तो कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर में उग्रवाद है, आज तो जम्मू में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं कि अब तो हमें डर लगने पड़ा है कि डेवलपमेंट का ये कौन सा
नया तरीका आ गया है कि कश्मीर का जो मिलिटेंट था, जो कश्मीर में था, वो आज जम्मू में होने लगा है। दूसरा नंबर, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। आज जमीनी स्तर पे देखो, जमीनी स्तर पे ये कहीं, मतलब कि इनके जो वादे थे वो कहीं दिख नहीं रहे। आज ये मेट्रो की बात करते हैं कि इन्होंने जब 2014 के जब पार्लियामेंट चुनाव आया था, तब इन्होंने बोला था हम जम्मू में मेट्रो लाएंगे, 5 साल हमें दे दो, 5 साल में हम मेट्रो लाएंगे और सेंटर में हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। दूसरा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जम्मू को हमेशा ये ठगते आए। उसके बाद मेट्रो ट्रेन तो अभी तक 10 साल हो गए, अभी तक कहीं दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी मैं सुबह एक नेता का सुन रहा था, वो XMLC हैं, वो कह रहे हैं अगले 5 साल में आ जाएगी। मतलब कि अब चुनाव आने लगे हैं, आप उनको फिर से एक सबजबाग दिखाने लगे कि अगले 5 साल में आ जाएगी। टाइम तो लगता है, लेकिन जी टाइम लगता है, उस कितना टाइम लगता है? 10 साल एक अरसा होता है। मेट्रो ट्रेन है, उसका प्लानिंग करना पड़ेगी, बड़े सारे रास्ते निकालना पड़ेंगे, ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं है सर। 10 साल हो गए हैं, आप 10 साल में कितना हो टाइम लगेगा? ये इन्होंने तो 5 साल बोले थे, 5 साल में हम दे देंगे। आज आप देखो, जम्मू का हर लोग जो है ठगा ठगा महसूस कर रहा है। इन्होंने देखो स्मार्ट मीटर के नाम से आज लोगों को ठगा है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताता हूं, इसमें क्या है कि बिजली के नाम से इन्होंने बोला कि बिजली जो हम आपको पर्याप्त देंगे, उसमें इन्होंने 3 प्रकार के मीटर ला दिए। पहले एक मीटर लाया, ठीक है, इन्होंने बोला ये मीटर है, इसमें प्राप्त आपको जो आपकी यूनिट है वो रीड होगी और आपको हम बिजली जो है वो 24 घंटा देंगे। उसके बाद इन्होंने लाया ये वाला मीटर, वो वाला मीटर अच्छा नहीं था, ये वाला मीटर लगाएंगे तो इससे आपका और फायदा होगा, आपकी कंज्यूमिंग कम होगी। दूसरा तीसरा, फिर इन्होंने ठगा। फिर जब बहुत स्मार्ट डिजिटल मीटर भी चला गया, इन्होंने बोला नहीं, अब ये जो मीटर है स्मार्ट मीटर है, ये ला रहे हैं हम आपके लिए, इससे आपको और फायदा होगा। हुआ क्या? जो बिल 500 आता था आज 5000 में आ रहा है। और आज ये कुर्सी पे बैठ, आप लोग अपोजिशन हैं, आप लोग भी तो खामोश हैं, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है आपकी ओर से, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। कहाँ खामोश है? हम हर वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं, रोज मीटिंग हो रही है। आप देखो ना, अब रोज, परसों ही मीटिंग थी, हर बंद कमरों में मीटिंग हो रही है, बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, बाहर भी निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अभी हमारी परसों मीटिंग हुई है, हमने परसों मीटिंग में भी बोला है, वुमेन विंग के साथ हमारी मीटिंग हुई है और काफी सारे जो बॉर्डर से काफी सारी लेडीज थी वो आई थी। 250 अच्छा राका जी, परिवारवाद के इल्ज़ाम जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर लगते रहे हैं। भाजपा का ये कहना है कि इसी परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर नहीं जा सका। कैसी बात कर रहे हो? परिवारवाद बीजेपी से शुरू हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पहुँचते हैं? मेरी बात सुनो, परिवारवाद वो होता है कि किसी को दिया जाए। भाई उमर साहब इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, फारूक साहब इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो वो परिवारवाद कहाँ हुआ? अगर परिवारवाद तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। अब राजनाथ सिंह का लड़का लड़ रहा है, अनुराग ठाकुर कौन है, अमित शाह के लड़के हैं वो कौन है, और कई ऐसे हैं जो नेता हैं, गांधी है, कई ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में परिवार ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलता है भाई, इलेक्शन लड़ते हैं। अगर लोग नहीं चाहते परिवारवाद तो लोग उनको रिजेक्ट कर दे, ऐसी बात कोई नहीं है। रिजेक्ट कर दिया उमर साहब को इस बार इलेक्शन में। देखो, वो मैंने आपको पहले बोला, वो परिवारवाद की वजह से नहीं रिजेक्ट किया, वो वहां जो सिस्टम, वो कट्टरवाद जो चला है ना, उसकी वजह से, जो पहले था, अब ये बीजेपी के आने से वो हुआ है। पहले नहीं था, जब हमारी सरकार थी ऐसा था नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया था। अब जब से बीजेपी आई है, इन्होंने ही ये शुरू किया है। इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जो मिलिटेंट है उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जो अंदर है उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। यही आपको नहीं पता कि जब अमित शाह आया, अमित शाह जी वहां आए, वहां श्रीनगर में, उसके बाद वो खड़ा हुआ, वो क्यों खड़ा हुआ? ये अंदर की बातें हैं, इन्हीं को पता होंगी। तो ये आप में ऐसी बात कोई नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई है। इलेक्शन लड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, MP रहे हैं, पहले भी स्टेट सेंटर में वो मंत्री भी रहे हैं। आपके पास क्या एजेंडा है अगर इस इलेक्शन होती है? क्योंकि कल विक्रम रंधावा जो हैं भाजपा के सीनियर नेता, उन्होंने एक बात कही है कि बड़ी जल्दी इलेक्शन होने की कगार पर, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो। वो चाहते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो चाहते हैं। हम तो बधाई देंगे उनको, हमको बधाई देंगे भाई, चाहते हैं। लेकिन हमें तो लगता ही नहीं कि इलेक्शन और कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना चेहरा पता है, आगे लोगों ने क्या करना है। इन्होंने कारपोरेशन की बोली, कारपोरेशन नहीं कराई, पंचायत की बोली, पंचायत नहीं कराई, DDC BDC सारी खत्म कर दी, लेकिन करा नहीं रहे। अगर कराते हैं तो अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ करानी चाहिए, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लोगों की बात होनी चाहिए। आज लोग परेशान है, सारे जितने ऑफिसर हैं आप भी जानते हैं, सारे बाहर के हैं, तो जम्मू का तो कोई है नहीं।
तो लोग जाएं किसके पास? आज आप सेक्रेटरीट जाओ, वहां एक आदमी नहीं दिखता, किसके पास जाएगा आदमी? नहीं तो जब सरकार होती है वहां लाइनें लगी होती हैं, पास के लिए लोग तरसते हैं, हमारे आप बोलते हैं, हमें बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारे जनाब हमें पास दे दो, हमने मंत्री। आज तो वहां कोई सेक्रेटरीट में है। लेकिन लकी जी, आप लोगों की पार्टी को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को या स्थानीय पार्टियों को लोग पसंद कर रहे होते तो लोकसभा इलेक्शन में दोनों सीटें जम्मू के जो हैं वो भाजपा की गोद में डाली लोगों ने। आप लोगों का कल्यूशन भी रहा, आपने कांग्रेस से भी लाइंस किया, दूसरी पार्टियों के साथ भी किया, लेकिन कोई भी सीट नहीं निकल पाई। देखिए, जम्मू से दोनों ये विचारने का मुद्दा है। हम सिर्फ अभी अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमारी पार्टी का वोट शेयर बड़ा है। हमने जहां जहां भी अलायंस किया और वो वोट शेयर बड़ा है। पहले जो उनकी हार का जो मापदंड था वो 4-4.5 लाख का था, अभी कितना 1 लाख 1.25 लाख का आ गया। ठीक है, हमारी पार्टी के साथ जब अलायंस हुआ। अब लोगों ने इनको पसंद करना कम कर दिया क्योंकि ये झूठे आश्वासन देते हैं। देखिए संसार जी, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, 5 अगस्त 2019 के बाद ये इन्होंने लोगों के साथ ठगी की है। आज अभी जो राका भाई जी ने बात की सेक्रेटरीट में, एक टाइम था सेक्रेटरीट जाने के लिए लोग जो थे वो पास मांगते थे, हमें पास दो, हमने सेक्रेटरीट आना है, और लोगों का तांता भिड़ा रहता था। आज की डेट में लोग सेक्रेटरीट जाने को भी कतराते हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है आज बाहरी लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट में काबिज हो चुके हैं। ठीक है, उस वजह से हमारे लोगों का दर्द जानने वाला वहां कोई नहीं बैठा हुआ है। आज आप बता दो, क्या जम्मू कश्मीर में सारे इलिटरेट हैं? कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो कोई एडवाइजर बन सके, कोई वहां पे कमिश्नर बन सके। आज आप जितनी हायर पोस्ट हैं वो सभी देखो बाहर के लोग काबिज है उस पर। आज जो हमारा डोगरा कल्चर था, जो डोगरा लोगों की जो दर्द था, जो उनकी जो मुश्किलात थी, वो एक डोगरा लोग ही जानते थे। तो आज जब कुर्सी पर वो लोग बैठे ही नहीं हुए तो उनको हमारे साथ क्या लेना देना? वो हमारा दर्द कहाँ जानेंगे? वो करेंगे बात बाहर की। दूसरा नंबर संसार जी, मुद्दे इतने सारे हैं, मैं अभी क्या क्या बताऊं। आज वो कुर्सी पे बैठते हैं, आज वो एलजी साहब को कोस रहे हैं। ठीक है, हमारे मैंने आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं मैंने देखा, वो एलजी साहब को कोसते हैं। अब इनसे पूछिए, जिस की सरकार यहाँ स्टेट में रही हो और सेंटर में उसी की सरकार रही हो, और जो एलजी साहब अभी हमारे हैं वो खुद चुने हुए किसी टाइम उन्होंने 3 दफा वो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट की। वो खुद आप सोचिए जिस पार्टी के बैठे हुए हैं, आज उसी के पार्टी जब कोई मसला आता तो वो रोडों पे बैठती है और लोगों को बोलती है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे को एक बात बताइए, एलजी साहब लगाए किसने? मोदी साहब ने। मोदी साहब ने किस लिए लगाए? हमारी पार्टी, उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो इधर बैठे हैं, उनके काम होंगे। ठीक है, अब या तो ये बता दे, या तो ये गलत है या फिर मोदी साहब गलत है क्योंकि उन्होंने एलजी लगाया इनके काम करने के लिए। आज जब अच्छा काम होता है तो ये उसी एलजी का जो होता है सिस्टम, उसमें ये बोलते हैं कि हमने बीजेपी ने करवाया। जब एलजी साहब से कोई और बात निकलती है वो इनके हित में नहीं होती, ये कहते हैं एलजी साहब ने किया। इनका दोहरा मापदंड है ये सारा। जी, आखिरी मेरा ये आखिरी सवाल है आप दोनों से, आपके पास एजेंडा क्या है? अगर इलेक्शंस होती हैं, एजेंडा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी? और अगर सरकार बनती है सेंटर में तो भाजपा की सरकार है, तो क्या आप भाजपा के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे? देखिए, कोलिशन की तो बात आप छोड़ ही दो, और वो भी बीजेपी के साथ वो हो नहीं सकता कभी भी, ना ही होगा। हम आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ना हम सोच सकते हैं, ना ही हमारी लीडरशिप सोचती है, ना हमारा कोई वर्कर, ना लीडर सोचता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी एजेंडे दुनिया भर के हैं, आपको पता है। बिजली का सबसे बड़ा हमारे पास मुद्दा है, जो अगर हमारी सरकार आती है, ये मीटर जो इन्होंने लगाए हम बिल्कुल बंद करेंगे। और उसके बाद आप देख, जो किसानों के लिए है हमारे पास, किसानों को पैसे देंगे हम, और उसके बाद विडो पेंशन बढ़ाएंगे जो इन्होंने लगाई हुई थी, कम है तो, जो अभी मिल भी नहीं रही है, वो अभी तो मिल भी नहीं रही है, तो वो हम बढ़ाएंगे। उसके बाद आप ये इन्होंने टैक्स जो इन्होंने थोपा हुआ है, जो ये टैक्स लगा रहे हैं म्युनिसिपैलिटी और बाहर, वो भी हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। काफी ऐसे मुद्दे हैं जो हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसमें मैं आपको 2 मुद्दे कर दीजिए, 2 ऐसे मुद्दे देखो पर खुलकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड लेगी। देखो, हमारा सबसे मेन मुद्दा है स्टेटहुड वापिस। उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी कहीं भी वो खुल के बोलेगी। और संसार जी, खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करेंगे हम जम्मू कश्मीरियत की बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख की बात करेंगे। अकेले
नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करेंगे। आज जैसे राकेश भाई जी ने बोला है, पानी है, बिजली है। आपको मैं सबसे बड़ा मुद्दा बता दूं, आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम रुक चुके हैं। जो माइनिंग में जो पहले ट्राली जो रेते की 500 की आती थी, आज 2500 की हो गई है। वो ड्यू टू इन्हीं लोगों के कारण हुई जो आज चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के क्रशर हैं। आप बताइए मेरे को एक बात, कि जब क्रशर वाला वहां से तवी से मटेरियल उठा के उसको पीस सकता है, उसको बेच सकता है, फिर उन ट्रैक्टर ट्रॉली वालों का क्या कसूर है, उन टिप्पर वालों का क्या कसूर है, उनको क्यों अंदर किया जा रहा है? ये सारी मिली भगत है। इन्होंने माइनिंग पे बैन लगाया, बाहरी लोग भी बिठाए, आज उसकी अच्छी खासी जो मलाई है ये वो मिलजुल के खा रहे हैं। ये बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई वॉश कर रहे हैं ये सिर्फ। और मैं कहता हूं उन ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को, उन टिप्पर वालों को, इनके इस खेल को भी समझो, और आने वाले टाइम में इनकी जो इलेक्शन जब आएगी तो इनको मुंह तोड़ वोट की चोट देके मुंह तोड़ जवाब दें इनको। बहुत बहुत धन्यवाद रकी जी, राका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो मुद्दे हैं वो आपने सुन लिया। ये आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा है उसमें कितना दम है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते हैं RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।